क्वेश्चन नंबर 54 बोला ना तूने? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 डाउट है, और बोलो। 56 मैम। कौन सा? 56। 56। क्वेश्चन नंबर 54, फिर क्वेश्चन नंबर 56, और बोलो। कहाँ तक दिए थे मैंने ये आपको? होमवर्क कहाँ तक दिया था? फाउंडेशन बिल्डर तक दिया था मैम, 61 तक। 61 तक, तो 61 तक ठीक है, तो इतने ही डाउट है इसमें, 54 और 56, ये दो डाउट है बस, बाकी सब आ गया आपको? सही है, अगर सब आ गया तो 60 तक दिया है, तो 1 to 60 पकड़ के चलते हैं। 1 to 60 में जो भी डाउट है पूछ लो, मैं करवा देती हूँ। पहले भी अगर रिमेनिंग है तो पूछ लो, क्योंकि आज के बाद है ना, संडे से पहले तो मेरा लेक्चर नहीं होगा ना। एनीवन सॉल्व तो पूरा होगा, कुछ डाउट है 1 to 60 में तो पूछ लो, कितने डाउट आए हैं, और किसी के है तो पूछ लो, फिर सब एक साथ कर लेते हैं। मैम 28। 28, और बोलो। और किसको डाउट है? कोई भी चीज नहीं समझ पाए हो तो आज पूछ लो। आज तो बहुत कम डाउट है आपके। चलो 28 से स्टार्ट करती हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 28 कहता है, if Na is the Avogadro's number, then number of valence electrons in 4.2 gram of nitride ion is। तो 28 प्रॉब्लम में हमको 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन दिया है, ठीक है। तो इसका पहले मोल्स कैलकुलेट करो। तो 4.2 upon 14 gram atomic mass of nitrogen, right? So this will become 0.3 mole of nitride ion। अभी गिनना क्या है हमको? They want us to calculate number of valence electron, last shell वाले इलेक्ट्रॉन, और ब्रैकेट में लिख के भी दिया है कि one atom of nitrogen has 5 valence electrons। तो अभी I am calculating number of valence electrons in one nitride ion। एक नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5 plus 3, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कि एक नाइट्राइड आयन में। अभी मेरे पास 0.3 मोल नाइट्राइड आयन है, मतलब कितने नाइट्राइड आयन है? 0.3 Na is the number of nitride ions, and therefore number of valence electrons in 4.2 gram of nitride ion कितने होंगे? 4.2 ग्राम में ये इतने नंबर ऑफ आयन्स है, और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? So it will be simply 0.3 into 8 into Na,
your answer of this problem will be 2.4 Na. Is that clear? जिसका भी डाउट है? हाँ मैम। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो ये हो गया आपका 28 प्रॉब्लम हो गया डाउट, इसका भी था। नेक्स्ट प्रॉब्लम 54 है। तो प्रॉब्लम नंबर 54, तो स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम्स 48 से चालू होते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री के 48 से प्रॉब्लम्स में देखो सबने किए है कि नहीं अच्छे से। किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में तो पूछ लो। तो पहला डाउट मुझे किसी ने पूछा है प्रॉब्लम नंबर 54 में, which says a 10 gram sample of a mixture of calcium chloride and sodium chloride is treated with sodium carbonate to precipitate calcium carbonate. The calcium carbonate heated to convert all the calcium to calcium oxide. The final mass of calcium oxide is 1.62 gram. The percent by mass of calcium chloride in original mixture is, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि 10 ग्राम सैंपल है, मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। So I'm clearing this. So you are having calcium chloride plus NaCl together is 10 grams. ठीक है, तो मैं अज्यूम करती हूँ इस मिक्सचर में अगर ये तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड हम मान लेते हैं कि x ग्राम्स है, तो NaCl इसमें कितना होगा 10 माइनस x ग्राम्स। ठीक है, और दोनों मिलके टोटल मिक्सचर अपना 10 ग्राम्स है। अब इस रिएक्शन में क्या करते हैं, ये दोनों मिक्सचर जो है उसको ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो व्हेन यू आर ट्रीटिंग बोथ दिस टुगेदर, अभी जो रिएक्शन जो कर रहे हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ कर रहे हैं। तो ये जब भी हम रिएक्शन करेंगे ना तो इसमें NaCl रिएक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड ही रिएक्ट हो रहा है। तो इसके आगे प्रॉब्लम में दिया है कि इसको ट्रीट किया सोडियम कार्बोनेट के साथ, बट सिर्फ कौन रिएक्ट होगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या रिएक्शन होगी देखो, when calcium chloride is reacting with sodium carbonate, you will get the formation of calcium carbonate, है ना, and which is a precipitate plus 2 NaCl। तो इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड था ओरिजिनल मिक्सचर में वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितने मोल्स होंगे ओके वो सारे के सारे किसमें चले गए, कैल्शियम कार्बोनेट उनका बन गया। ठीक है, अभी आगे क्या देते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इज हीटेड टू कन्वर्ट ऑल कैल्शियम टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो आगे की रिएक्शन ये है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हमने हीट किया और हीट करके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो इसका मास दिया है, ये कितना है ये दिया है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कितना है देखो, दे से 1.62 grams, राइट। दिस इज गिवन टू अस एज 1.62 grams. So let me start. Can I calculate the moles of CaO? ये कैल्शियम ऑक्साइड के क्या हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मास हमको दिया है 1.62 ग्राम्स। तो आपका कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 है और आपका ऑक्सीजन इज 60, तो दोनों मिला के 56 हो गया। तो 1.62 अपॉन GMM इसका 56 है।
So I will divide this 1.62 by 56. I will get the moles of calcium oxide form. ये मोल्स आ जाता है 0.028 मोल्स. इसको ऑलमोस्ट 0.029 भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये जो मोल्स मुझे मिल रहे हैं ये 0.029 है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स मिल रहे हैं वो 0.029 है. ये समझ में आया? अभी इस रिएक्शन पे फोकस करें. अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा. तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स है तो 0.029 है. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे? 0.029 मोल्स है ना. So I understood how many moles of calcium carbonate was there. Then focus on this reaction. Calcium chloride giving you calcium carbonate. The stoichiometry states कि आप 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से स्टार्ट करोगे तो आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा. 1:1 रेशियो जा रहा है. तो फिर अगर मुझे जो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है वो 0.029 मोल से, तो उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा? 0.029 मोल. So I understood the moles of calcium chloride. जो moles है कैल्शियम क्लोराइड के वो है 0.029 मोल्स. अभी इसका मास कितना होगा? What is the mass of this calcium chloride? I need to multiply 0.029 by GMM, gram molecular mass of calcium chloride. So we need to calculate GMM of calcium chloride, gram molecular mass of calcium chloride. जो कैल्शियम का मास है 40 और 2 क्लोरीन का मास है 71. So 40 plus 71 goes 111 gram, 111 grams. So 0.029 into 111 gram. Right? This is what is mass of calcium chloride. तो कितना आ जाएगा? अभी मैं 111 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ गया 3.21 grams. When I multiply that, the mass is coming 3.21 grams. और ये 3.21 grams क्या है? X है. This is what is my X. तो अगर कैल्शियम क्लोराइड 3.21 है तो सोडियम क्लोराइड कितना होगा? NaCl will be 10 minus 3.21. Anyway ये पूछा नहीं है, शायद मास परसेंट पूछा है, बट ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 10 minus 3.21 हमको NaCl जो था पिक्चर में वो कितना है ये समझ में आएगा. ये आ जाएगा 6.79. NaCl का मास आ गया 6.79 grams. अभी पूछा क्या है? They are asking us the mass percent of calcium chloride. तो दोनों मिलके 100% है, राइट? और 10 ग्राम्स में 3.21 कैल्शियम क्लोराइड है तो 100 में हाउ मच? तो व्हाट विल बी द आंसर? 32.1%, राइट? स्ट्रेट आंसर दिख ही रहा है ना, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 3.21 in 10 grams will go 32.1% in 100 grams. समझ में आया? जिसका भी डाउट था उसको लिख लो अच्छे से. तो जो भी रिएक्शंस है उसको अच्छे से बैलेंस करके पहले लिखना चाहिए. राइट डाउन प्रॉपर्ली.
हो गया क्या? हाँ मैम। कोई डाउट तो नहीं अभी इसमें? ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका कहता है अ मिक्सचर ऑफ केपीआर एंड एनएपीआर weighing 0 पॉइंट कितना दिया है 0.56 ग्राम was treated with aqueous solution of Ag plus and the bromide ion recovered was 0.97 gram of pure AgBr. Okay, what was the weight of KBr in the sample? अभी ये कैसे करना है, इसमें भी मिक्सचर वाला ही प्रॉब्लम है। तो इसमें पहले अज्यूम करेंगे कि लेट द मास ऑफ केबीआर बी एक्स, क्योंकि दोनों मिला के हमको मास कितना दिया है 0.56 ग्राम्स। यस, सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। ये क्लियर कर रही हूँ मैं, प्रॉब्लम नंबर 54 को क्लियर कर रही हूँ एंड वी विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 56। So let mass of KBr be x. और KBr और NABr मिलके प्रॉब्लम में कितना दिया है 0.56 ग्राम्स। तो अगर KBr x ग्राम्स है, therefore mass of NABr will be 0.56 minus x grams. ठीक है, अब can I calculate moles of KBr? ये जो x ग्राम्स है उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल्स? ये जो भी 18 ग्राम्स है x, उसको मुझे पोटेशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। तो ब्रोमीन इज 80 एंड पोटेशियम इज 39। तो केबीआर का मोलार मास हो गया 119 एंड x अपॉन हो जाता है 119। तो मोल्स ऑफ केबीआर हो गए x अपॉन 119। कितने मोल्स ऑफ NABR हो गए? NABR है 0.56 minus x, right? This is the weight in grams. और NABR का मोलार मास कितना होगा 23 plus 80, that will be 103 grams. तो मैंने दोनों के मोल्स फाइंड आउट किए। अभी HEBR दिया है, HEBR का प्रेसिपिटेट बनता है वो दिया, तो HEBR के भी मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड मोल्स ऑफ HEBR। HEBR का मास दिया है हमको 0.97 ग्राम्स। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 और ब्रोमीन का जो तुम्हारा मास है वो है 80। तो सिल्वर 108 प्लस ब्रोमीन 80, so it will be 108 plus 80 is 188, है ना? तो 0.97 अपॉन 188, ये जो आंसर होगा वो किसके मोल्स आ जाएंगे मेरे? HEBR के। 0.97 divided by 188. So this will be how many moles? 0.0051 moles. Approximately जो moles आएंगे मेरे
ये हो रहा है 0.0051 मोल्स। यहाँ तक समझ में आया प्रॉब्लम? मैंने सबके मोल्स निकाल दिए। अभी ये मोल्स निकाल के हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज कि केबीआर और एनएबीआर के सैंपल को हमने He प्लस से ट्रीट किया, और He प्लस के साथ ट्रीट करने के बाद दोनों का क्या हो जाता है? देखो, आई एम हैविंग केबीआर प्लस एनएबीआर and this mixture is being treated with He plus. 1 मोल KBr से 1 मोल Br माइनस आएगा और वो मुझे 1 मोल ऑफ HeBr का प्रेसिपिटेट देगा। 1 मोल NeBr से 1 मोल Br माइनस आएगा और वो मुझे 1 मोल ऑफ क्या देगा? Br माइनस आयन देगा। तो मोल्स ऑफ ब्रोमाइड इन द सॉल्यूशन कितने हैं? ओके, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये डबल होने चाहिए, है ना? इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, ये 2 HeBr होने चाहिए इफ आई एम टेकिंग 1 1 मोल। बट अभी मैं कितने मोल ले रही हूँ? आई एम टेकिंग मोल्स ऑफ KBr एज x/19, तो मेरे x/19 आर द मोल्स ऑफ KBr. These moles I am having x/119. I'll just change my one. ये x/119 जो है तो ये x/119 जो है, तो हम 1 मोल से तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम कितने मोल से स्टार्ट कर रहे हैं? हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो x/119 मोल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो Br माइनस आएगा HeBr में, उसके मोल्स हो गए x/119 मोल्स। NaBr कितना मोल ले रहे हैं? 0.56 माइनस x/103 मोल्स। तो यहाँ से जो Br माइनस आएगा और जो HeBr बनेगा, उसके मोल्स होंगे 0.56 माइनस x/103। तो कितने टोटल मोल्स HeBr के बने? This is the total number of moles of HeBr. समझ में आ रहा है? और इसका आंसर मुझे पता है। How much is the answer? The answer of total number of moles of HeBr is 0.051 mole. 0.0051 mole. Right? तो बस अभी इसके आगे क्या करना है? We have to solve it for x. इसको x के लिए सॉल्व करके मुझे x का आंसर बताओ। और जो के मास ऑफ KBr है, एक बार KBr का मास आ जाएगा तो NaBr का मास आ जाएगा। किसी को कुछ भी कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। और
हो गया सॉल्व? हो गया? मैम आंसर है 0.243। 24 तो नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, वो 29 जाता है। चेक करो। तो 285 पिक कर सकते हैं शायद। आ गया आंसर सबको? आगे बढ़े क्या? हाँ मैम। ये प्रॉब्लम नंबर 60 सबने सॉल्व किया? मॉड्यूल है आपके पास अभी? सबने सब होमवर्क किया है कि नहीं? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मुझे हाँ लगता मैम। है आपसे नहीं बने होंगे। 60 बन गया तेरे से? नहीं मैम। तुम्हें डाउट में क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैं कब से पूछ रही हूँ कि डाउट क्या है बता दो। अगर प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो आप डाउट में पूछ क्यों नहीं रहे हो? डाउट तो 2 ही प्रॉब्लम के बताया आपने मुझे। बोलो और कौन से प्रॉब्लम नहीं आए, फटाफट बोलो।
Ma'am, बोलो. 37. I can't hear you. Your audio is not clear, beta. Ma'am, 37. Okay. Problem. 37. ओके, तो हमने ये 56 किया, 54 किया. अभी किसी को 37 में डाउट है? और बोलो बोलो फटाफट बोलो. मैम 60 15 60 60 60. ओके, और मैम 60 तो रिएजेंट का क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है ना 60. हाँ बेटा, 60 लिमिटिंग रिएजेंट जो सीखा है ना लास्ट लेक्चर एंड में, उसके ऊपर का क्वेश्चन है. इसके लिए तो मैंने पूछा कि आया क्या, क्योंकि दैट कंसेप्ट आई डिड एट द एंड इन लास्ट लेक्चर ना. ऑलमोस्ट आया मेरे को मैम आंसर. ऑलमोस्ट आया, बट आंसर टैली नहीं हो रहा है. ठीक है, देख लेते हैं और क्या डाउट है बेटा. तो 37 करती हूँ पहले. प्रॉब्लम नंबर 37. तो प्रॉब्लम नंबर 37 में दिया है a partially dried clay mineral contains 8% water. ये कोई क्ले है जो हमने थोड़ी सी ड्राई की है, पार्शियली ड्राइड है. इसमें 8% वाटर है. The original sample had 12% water, 45% सिलिका. तो देखो ओरिजिनल सैंपल में वाटर कितना दिया है. प्रॉब्लम नंबर 37. ओरिजिनल सैंपल में वाटर दिया है 12%. सिलिका जो दिया है वो दिया है 45%. When you add the two, this is not total. मतलब वाटर और सिलिका छोड़ के इसमें जो भी और मिनरल है वो कितना है. 45 प्लस 12 हो गया 57. ओके, सो 57 minus 100. 57 minus 100 goes 43. तो इनिशियली आप 43. हीट करने से पहले ये कंपोजिशन था. 12% वाटर था, 45% सिलिका था, और बाकी जो भी मिनरल है वो 43% था. अभी इसको पार्शियली ड्राई किया, हमने हीट किया ड्राई करने के लिए, तो वाटर का कंटेंट 8% हो गया है ना. तो पूछ रहे कि अभी इस पार्शियली ड्राई सैंपल में सिलिका कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, इज द क्वेश्चन. सो डिड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन फर्स्ट. अभी करना क्या है, आई विल अस्यूम कि लेट दिस बी x, ये परसेंट x ग्राम्स है मेरे पास. तो सिलिका का जो परसेंट है वो मैं x ले लेती हूँ, ग्राम नहीं, x% सिलिका. तो मिनरल कितना रहेगा अभी मेरा, हाउ मच विल बी द मिनरल. 100 माइनस 8, 92 माइनस x है ना. ये जो मिनरल है, दूसरा जो मिनरल है वो होगा 92 माइनस x%. ये समझ में आया. यस मैम. ओके, अभी इसमें लॉजिक क्या है, किस लॉजिक पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. जब भी किसी मटेरियल को हम ड्राई कर रहे हैं तो उससे मॉइस्चर कम हो रहा है, वाटर कम हो रहा है ना. पर उसमें जो बेसिक मिनरल्स है वो तो हीटिंग से कहीं नहीं जाते, वो वही है. मतलब इनका आपस का जो रेशियो होगा वो मेंटेन रहेगा. So I take a ratio of silica is to mineral, which is 45 is to 43, and this will be same as x upon
92 minus x. And we need to solve this for x. So tell me what answer comes. इसको x के लिए solve करो और answer बताओ मुझे. क्या रहा आंसर? $47.04. Okay, तो we can take that D option ना. हम x को almost 47 मान के D option को टिक कर सकते हैं. ठीक है. तो जिसका भी डाउट था 37 हो गया. आगे बढ़े. तो नेक्स्ट डाउट 60 है शायद डायरेक्ट ना. तो प्रॉब्लम नंबर 60 talks about if 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate, the maximum number of moles of barium phosphate can be formed is. तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 60 में they are talking about a reaction. तो हमको पहले लिखना है इसकी बैलेंस रिएक्शन. Let us write balance reaction for problem number 6. Which is between barium chloride and sodium phosphate. और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया है हमको. So what is the product of this reaction? Okay, barium phosphate. Ba3 PO4 twice. और क्या बनेगा इस रिएक्शन में? NaCl. है ना? Let me balance this out. So this will be 3 and this will be 2. ये 6 हो जाएगा, राइट? और ये हो जाएगा 2. So this is going to be your barium phosphate will be 2 moles. ये 3 मोल से भी हो रहा है ना, क्यों करूंगा 6 हो गया बैलेंस. और
NaCl कितना बनेगा? दिस इज बैलेंस, नहीं दिस इज नॉट बैलेंस। BaCl3 है, सोडियम फॉस्फेट है, NaCl है। मैम BaCl2 होना चाहिए ना, किसका? BaCl2। हाँ वो तो मैंने सीखा, BaCl2 ये NaCl हो गया 6 इधर, और यहाँ पे हो जाएगा ये Na3 है, फॉर्मूला में मैंने वही Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट इज Na3PO। तो अभी इसका बैलेंस मुझे करना पड़ेगा। दिस आई विल टेक इट एज 2 मोल, 3 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड है, 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट है। दिस विल गिव मी 1 मोल ऑफ barium phosphate and 6 moles of NaCl. So first I wrote the balance reaction. सबसे पहले मैंने balance reaction लिखी। अभी बैलेंसिंग में क्या दिख रहा है हमको कि अगर ये 3 moles है, if I'm starting with 3 moles of this, then this will be 2 moles and this is formed as 1 mole. All this I wrote as per stoichiometry. ये stoichiometric ratio है। दिया क्या है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में दिया है कि 0.5 मोल ऑफ BaCl. So this is what we are taking, 0.5. और सोडियम फॉस्फेट कितना ले रहे हैं? हम सोडियम फॉस्फेट ले रहे हैं 0.2 मोल्स, ये ले रहे हैं 0.2 मोल्स, और पूछा है फिर ये कितना बनेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या बताया कि यू नीड टू फाइंड, नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये इस प्रोपोर्शन में नहीं है ना, ये 3 है तो ये 2 चाहिए, तो ये इस प्रोपोर्शन में नहीं है। मतलब इस केस में आपको कौन सा एक्सेस है कौन सा लिमिटिंग है ये फाइंड आउट करना है। यू नीड टू फाइंड आउट अ लिमिटिंग रिएजेंट एंड अ एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, है ना। 0.5/3, तो 0.5/3 क्या आएगा? 0.1, फिर आ जाएगा ऑलमोस्ट 6 एंड रिकरिंग आ जाएगा ये 0.66, है ना, इतने मोल्स। और यहाँ पे आ जाएगा 0.2/2, तो 0.2/2 क्या आ जाएगा बेटा? 0.1। तो कौन सा रेशियो स्मॉल है? विच रेशियो इज स्मॉल इन दिस? जो रेशियो स्मॉल होगा वो आपका क्या आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, एंड द रेशियो दैट इज बिगर दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट। तो वी अंडरस्टूड कि क्योंकि ये जो रेशियो है ये स्मॉल है, इसमें ये 0.2 मोल जो आपका सोडियम फॉस्फेट दिया है ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट समझ गया प्रॉब्लम में, तो हमको प्रोडक्ट फॉर्म लिमिटिंग रिएजेंट से करना है। जो प्रोडक्ट फॉर्म इज एज पर लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे? बहुत आसान है। आपके पास स्टोइचियोमेट्री कहता है कि 2 मोल जब भी आपके पास सोडियम फॉस्फेट है, Na3PO4 है, तो आपका प्रोडक्ट 1 मोल है, that will give you 1 mole of barium phosphate. So right now you are having 0.2 mole of sodium phosphate. So how many moles of barium phosphate it will give? 0.1 mole of barium phosphate. So the whole concept here is कि product का formation हमको as per limiting reagent करना है। और यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर समझाया था कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी नंबर ऑफ मोल्स है
उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. टेक अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. और दोनों रिएक्टेंट में से जिसके लिए ये रेशियो स्मॉल होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और दूसरा वाला आपका एक्सेस रिएजेंट होगा. तो समझ में आया ये प्रॉब्लम. तो 60 का आंसर हम क्या टिक करेंगे? डी. आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 60 इज डी. तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो ये प्रॉब्लम में. If anyone still has any doubt in this problem. तो ये फाउंडेशन बिल्डर छोड़ के मैंने आगे के एक्सरसाइजेस भी दिए थे आपको. है ना, ये 1 to 60 तो दिया ही था और भी कुछ आगे का एक्सरसाइज भी दिया था. गेट इक्विप दिया था शायद मैंने, है ना. So no doubt in that. तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आगे कुछ प्रॉब्लम्स करवाती हूँ. If you don't have any doubt. तो स्टोइशियोमेट्री पे हैं हम स्टोइशियोमेट्री के ही कुछ और प्रॉब्लम्स और कुछ और चीजें समझते हैं. I've already made you understood लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट वाला कंसेप्ट, है ना. तो उसी को और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं उसी के. Can I clear the board? Yes, ma'am. Okay, great. तो मैंने जो आपके साथ असाइनमेंट शेयर किए थे, अगर आपको याद होगा तो वो असाइनमेंट शायद मैंने 1 to 4 शेयर किए थे, है ना. Yes, ma'am. 4 के आगे तो नहीं शेयर किए थे मैंने असाइनमेंट. तो आप पढ़ कैसे रहे हो अभी एग्जाम के लिए? कहाँ से पढ़ रहे हो? नोट्स में मैम. हाँ, नोट्स से पढ़ना है, बट करना मेनली क्या है? प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है बेटा. प्रॉब्लम ही सॉल्व करने आने चाहिए. प्रॉब्लम ही पूछा जाएगा ना, और क्या पूछा जाएगा, है ना. व्हाट विल बी टॉट टू यू, मेन आस्क्ड टू यू मेनली इज द प्रॉब्लम्स, राइट. तो चलो अभी मैं सिंपल क्वेश्चंस बोर्ड पे डाल रही हूँ. मेनली स्टोइशियोमेट्री की प्रैक्टिस करवाती हूँ. ठीक है, बेसिक मोल कंसेप्ट का भी रिवीजन इसमें हो ही जाएगा. कुछ सिंपल प्रॉब्लम करते हैं स्टोइशियोमेट्री पे. If I share an assignment right now in a group with you,
Are you able to see that so that I don't have to write the problem? क्या बोल रहे हो? Okay, ma'am. अगर मैं अभी ग्रुप में आपके साथ शेयर करती हूँ तो फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा. Can you simultaneously check and do it? Yes, ma'am. आप simultaneously check करके कर सकते हो ना? Yes, ma'am. बढ़िया. तो अभी मैं ना ये असाइनमेंट एक आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ so that I don't have to write. Give me a sec. तो अभी हम देखो मैंने शेयर कर दिया असाइनमेंट आपके साथ आपके ग्रुप में. I've shared this assignment specifically stoichiometry के प्रॉब्लम की असाइनमेंट है. So let us start now. See, we don't have to write the problem. Problems are there in front of you now. तो देखो पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं अभी. असाइनमेंट 5 प्रॉब्लम 1. So let us have more practice. Can everybody see? ये मेरा पेन क्यों है? हम असाइनमेंट 5 का प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे हैं. तो पढ़ लिया सबने? कोशिश करो सॉल्व करने की, अदरवाइज आई एम हियर टू हेल्प यू. एक एक प्रॉब्लम करते जाएंगे डिस्कस करते करते.
तो हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 की रिएक्शन लिख पाए बेटा, which is talking about calcium hydroxide reacting with HCl, giving you calcium chloride. So reaction will be calcium hydroxide है, it is reacting with HCl, giving you calcium chloride. तो बैलेंसिंग क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएंगे और फिर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, what else will be formed, 2 moles of water, है ना, ये रिएक्शन है। तो स्टोइशियोमेट्री से आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपका 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसके लिए 2 मोल HCl चाहिए। अगर ये 1 मोल है तो इसके लिए HCl के मोल्स 2 चाहिए। अभी प्रॉब्लम में दिया है 6.023 into 10 raised to 23 molecules। इसलिए 6.023 into 10 raised to 23 और molecules बोला, तो we know 3 molecules means what, 1 mole, है ना। तो हम 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बट HCl के जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं वो कितने हैं, 3.01 into 10 raised to 22। ये दिया है 3.01 into 10 raised to 22 मॉलिक्यूल्स। तो इसके मोल्स कैलकुलेट करने, कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल्स, हमको इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.5 moles. 0.5 आएगा कि 0.05 आएगा बेटा, 0.05. यस। तो इसके जब भी मोल्स तुम कैलकुलेट करोगे तो वो 0.05 मोल्स है। The minute you see this, is it as per stoichiometry? ये 1 है तो ये इसके डबल चाहिए, जो है नहीं, है ना, कम है बहुत, डबल तो बिल्कुल नहीं है। तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट तो क्लियरली पता चल गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें, HCl लिमिटिंग है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग है, बोलो। HCl. HCl लिमिटिंग है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना। तो वी अंडरस्टूड कि द लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो ये है, ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अभी क्या करना है हमको, नाउ वी हैव टू आंसर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑब्टेन। तो ये 2 है, तो कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल है। अभी कैलकुलेट करके HCl 0.05 मोल आ रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड विल बी डिवाइडेड बाय दिस 0.025 moles. What the answer? समझ में आया ये आंसर सबको? So we take option C. सेकेंड प्रॉब्लम देखो, ये तो रिएक्शन भी आती है सबको। What quantity of limestone on heating gives 56 kg calcium oxide? बोलो फटाफट।
क्या आंसर है प्रॉब्लम नंबर 2 का? हो गया सॉल्व? एवरीबडी आंसर भी बेटा। हो गया प्रॉब्लम नंबर 2? कितने बार पूछूं? इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम नंबर 2 को। आ गया मैम। क्या आया बोलो? फोर्थ मैम 100 kg। 100 kg करेक्ट। तो प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत ही सिंपल था बेटा, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। वो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन की रिएक्शन तो आती है ना तुमको, गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, इसका जीएमएन क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास 100 ग्राम्स, और इसका क्या है? 56 ग्राम्स। प्रॉब्लम में क्या पूछा है? प्रॉब्लम में पूछा है कि ये 56 केजी है, तो इसके लिए ये कितना चाहिए? कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा 100 केजी, है ना? बहुत सिंपल था प्रॉब्लम नंबर 2। थर्ड प्रॉब्लम कीजिए बेटा। A simplest formula of a compound containing 50% element X and 50% element Y is?
मिल गया मैम आंसर। क्या आया बेटा, बोल बोल आंसर। बी है मैम, x2y। x2y आ गया आंसर। हाँ सब बी बोल बी। के आया। मेरा लेक्चर है, मेरे को बार बार मत बुला। एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व, राइट? किसी का तो ऑडियो ऑन है बेटा, घर का सब आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो। So everybody knows how to solve this, right? There are two elements x and y. ये परसेंट कंपोजिशन का प्रॉब्लम है। एक x है, दूसरा y है। दोनों के परसेंट दिए है 50। फर्क किसमें? एटॉमिक मास में फर्क है। तुम्हारा x का मास 10 दिया है और y का 20, तो x का रेशियो हो जाएगा 50/10, दैट इज 5, और y का रेशियो हो जाएगा 50/20, दैट इज 2.5। और फिर सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 5/2.5, दैट्स 2, and 2.5/2.5, that's 1. And then your formula will be x2y. I hope everybody gets this. Simple. परसेंट से फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम। Start solving problem number 4. 2 mole of H2S and 11.2 liter of SO2 at NTP reacts to give X moles of sulfur. The reaction is SO2 plus H2S, giving you 3 moles of sulfur plus कितना water plus H2O. 3 moles of sulfur plus 2 moles of water, right? Balancing करना पड़ेगा। हो गया प्रॉब्लम 4।
क्या आंसर आया प्रॉब्लम नंबर 4 का? बोलो फटाफट। इसमें ऑप्शन भी प्रिंटेड ही नहीं है शायद प्रॉब्लम में, है ना? तो स्टोइशियोमेट्री तुमको दिखा रहा है कि अगर 1 मोल SO2 है तो उसके लिए 2 मोल H2S चाहिए. So what stoichiometry is showing, if this is 1 mole, this should be 2 mole. What is given to us in the problem? The problem says 2 mole of H2S. ये 2 मोल ही दिया है. ये कितना दिया है? How much is SO2 given? 11.2 liters. तो ये 11.2 liters at SPP दिया है. मतलब कितने मोल्स? ये 0.5 मोल्स दिए. So tell me what is limiting, what is excess? कौन limiting है, कौन excess है? Can you answer? SO2 लिमिटिंग है और H2S Limiting है, right? SO2 is present in lesser amount. कैसे find out करते हैं? मैंने रेशियो निकालने को बोला है. Number of moles जो 0.5 ये है upon stoichiometric coefficient 1, इसका रेशियो 0.5 है. इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए है. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका रेशियो 1 है. जिसका रेशियो कम होता है वो लिमिटिंग होता है. तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट SO2 आ गया. और आपको प्रोडक्ट फॉर्म किसके हिसाब से करना है? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करना है. मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल बनता है. अब ये हमारे पास कितना है? 0.5 मोल. So if this is 0.5 mole, how much is sulfur formed? 1.5 mole. What the answer? समझ रहा है कैसे करना है? बहुत सिंपल प्रॉब्लम चल रहा है. फटाफट आने चाहिए आपको. कोई ट्रिक कुछ है ही नहीं इसमें. सीधे सीधे प्रॉब्लम सही है. बस रिएक्शन लिखनी है, बैलेंसिंग करना है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो देखना है. दैट्स इट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5. So you need to write a reaction between phosphoric acid and magnesium hydroxide. एक एसिड है, दूसरा बेस. तो मैं रिएक्शन लिख के देती हूँ आपको. H3PO4 है और MgOH ट्वाइस है. तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम फॉस्फेट, which is Mg3PO4 twice. और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, है ना? So how many moles of water will be formed? 6. Is the reaction. तो अभी कोशिश करो प्रॉब्लम सॉल्व करने की.
तो बस इसमें फॉस्फोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कंपेयर करना है। जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से आ गया है आपको क्लैरिटी से कि अगर ये 2 मोल है तो इसके लिए ये 3 मोल चाहिए। तो 100 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के आपको मोल्स निकालने हैं। प्रॉब्लम में दिया है कि अगर 100 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ग्राम्स में आंसर निकालना है। अगर ये 100 ग्राम्स है तो ये हाउ मेनी ग्राम्स होगा। सो यू विल बी कैलकुलेटिंग द मोल्स। आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका मैग्नीशियम 24 है और OH होता है 17, so 34, so 58 grams per mole is GM। तो 100 ग्राम्स दिया है तो 100 grams upon 58 will be the number of moles of magnesium hydroxide। उससे हमको फॉस्फोरिक एसिड के मोल्स निकालने पड़ेंगे और मोल्स से फिर मास। ये जितने भी मोल्स है इनको ऐसे ही रखते हैं। तो दिस इज मोल्स 100/58 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वी आर हैविंग। अभी इतने के लिए कितना फॉस्फोरिक एसिड चाहिए? So we go back to stoichiometry and we say when we are having 3 mole of magnesium hydroxide, जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल होता है तो उसके लिए we need 2 moles of phosphoric acid। So therefore प्रॉब्लम में कितने मोल्स है? 100/58 मोल of magnesium hydroxide। So that will be 100/58 into 2 divided by 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ H3PO4।
1.1 moles. ये 1.1 मोल आ रहा है. Yes, ma'am. Okay. 100 upon 58 1.7 आ रहा है, 1.7 moles है. ये 174 आ रहा है ना, 58 into 3, तो 200 upon 174 कर रहा था बेसिकली, है ना. मैंने 100 डिवाइड बाय 85 58 पहले कर दिया. चलेगा. तो कितना आ रहा है? 1 moles. 1.1. ऑलमोस्ट अगला नंबर 5 आ रहा है. ये 1.15 मोल्स है. परफेक्ट. अभी मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? उसका मास चाहिए. ओके, तो ये हो गया 1.15 मोल ऑफ H3PO4. अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GAMM ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, जो कितना है? 3 plus 31, phosphorus is 31 plus 64, है ना. तो ये 64 plus 34 98 grams per mole हो गया. और फिर 1.15 मोल हो जाते हैं. 1.15 into 98 will be the answer. So this will be around, कितना हो रहा है? 112.7. 112. हाँ, तो इसमें 112.6 वाला आंसर है. मेरा आंसर आ रहा है 112.64. हाँ मैम, मैंने काउंट ऑफ करके बता. 11.27. अगर 115 लेते हैं ना तो 27 आता है. ये एक्चुअली 1149 है. ये 1149 है. 1149 से आंसर आता है 112.67. ऐसे कुछ. Which option we take here? We take here option C. समझ में आया प्रॉब्लम? ठीक है. ये अभी सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6 जो अभी मैंने करवाया आपको. 0.5 मोल ऑफ BaCl 2.2 मोल ऑफ Na3PO4. The number of moles of Ba3PO4 form. अभी हमने जो बुकलेट का प्रॉब्लम नंबर 60 किया था ना, वही है. So we won't do this. We'll go ahead. प्रॉब्लम नंबर 7 करो. An ore contain 1.34% of the mineral argentite by weight. How many grams of ore would have to be processed in order to obtain 1 gram of pure solid silver? क्या समझता है पढ़ के? कैसे और से तुमको सिल्वर मिल रहा है और इसमें परसेंट प्यूरिटी भी डाली है. मैम ना बेटा, एक बार फिर से समझाइए ना मैम. हाँ मैं समझाती हूँ. इसमें और का मतलब समझते हो? जो माइन से मिलता है सैंपल. तो माइन से जो सैंपल मिलता है ना, उसमें डिजायर्ड मिनरल पूरा पूरा नहीं होता. तो पहला स्टेटमेंट वही है कि ओर कंटेन्स 1.37% ऑफ मिनरल अर्जेंटाइन. मतलब ओर से मिलता है मिनरल. मिनरल का फॉर्मूला है Ag2S और इस मिनरल से मिलेगा तुमको सिल्वर. ये रिएक्शन है. तुम माइन से और लेकर आओगे, उससे तुमको मिनरल मिलेगा, मिनरल से मिलेगा सिल्वर. इसमें क्या है? और जितना भी है
इसका परसेंट कितना दिया है तुमको प्रॉब्लम में? 1.34%। मतलब क्या हो गया, अगर ये 100 है तो उसमें बस 1.34% ही He2S है, बाकी जो भी है दूसरा है। बट He2S कितना है? 1.34। तो इसका मतलब ये 100 ग्राम्स है तो ये 1.34 ग्राम्स ही है। Is what is the meaning of percent purity? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.34% का मतलब है 100 ग्राम ore contains 1.34 gram of mineral argentite. और फिर अर्जेंटाइट से सिल्वर जो मिलता है वो कैसे मिलता है? अगर ये तुमने 1 मोल लिया, ये तुम्हारे पास 1 मोल है तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री आ गई, ये 2 मोल मिलेगा। ये अर्जेंटाइट और सिल्वर का कनेक्शन है। देखो कोशिश करो, अभी बहुत सारा हिंट दे दिया। सिल्वर का तुमको एटॉमिक मास 108 लेना है। तो तुम्हारा He2S का मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया बोलो? टू 248 है ना। तो ये स्टोइशियोमेट्री से क्या आएगा? अगर ये तुम्हारा 248 ग्राम्स है, 1 मोल He2S मींस 248 ग्राम्स। 248 ग्राम्स He2S से स्टार्ट करेंगे तो सिल्वर कितना मिलेगा? 216 ग्राम्स। ये समझ में आया जो मैंने लिखा? दिस इज व्हाट आई हैव रोट बाय स्टोइशियोमेट्री। हमको कितना सिल्वर चाहिए? 1 ग्राम ऑफ प्योर सॉलिड सिल्वर चाहिए। तो प्रॉब्लम में पूछा है ये 1 ग्राम है,
तो इसके लिए ये कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं by simply saying since 216 grams of silver we get from 248 grams of argentine. So therefore 1 gram silver, okay, I'm going to get from 248 upon 216 grams of argentine. यहां तक समझ में आया? अभी पूछा ये नहीं है, पूछा क्या है और कितना चाहिए। अभी और के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर और 100 ग्राम्स है, ये 100 ग्राम्स है, तो उसमें ये कितना होता है 1.34 ग्राम्स। अभी हमको ये कितना चाहिए, इतना चाहिए, तो how much will be this? So next calculation that I do is after getting Ag2S, how much is the ore? So I will say for 1.34 grams of Ag2S, there is 100 gram ore. So 248 upon 216 gram of Ag2S. How much is the ore? So simple cross multiplication here. 248 upon 216 into 100 divided by 1.34 will give you the answer. मैम 85 grams. So around 85.68 ग्राम आंसर आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं, राइट? मैम 07 आ रहा है. 07 आ रहा है बेटा? यस मैम. नहीं, मेरा तो 85.68 आ रहा है। हाँ मैम 85.68 85.68 आ रहा है, तो ऑप्शन बी, और दूसरा तो कोई है ही नहीं उसके अराउंड, तो ऐसे भी 85 भी आ गया। तो एमसीक्यू में ये देखो आप अप्रोक्सीमेटली टिक कर सकते हो ना, नीचे नीचे देख के 85 वाला एक ही आंसर है, वही आ जाएगा। आंसर बी है 85.7। This comes out to be 85.68 grams or 85.7. We take option B. समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया ना, ये हम कौन सा करेंगे? 7। मैम ये 7 था. ये 7 था, मैंने गलती से 6 लिखा हुआ, ठीक है। So what we solved was 6, 7, sorry। अभी हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। Hydrogen evolved at NTP on complete reaction of 27 gram of aluminium with excess of NaOH would be। और रिएक्शन तो दी है, तो रिएक्शन देने के बाद आधा प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। मैम क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझा. ओके, तो क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया है, वो तो दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन उस रिएक्शन पे है।
रिएक्शन क्या है? एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? NaOH के साथ। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? यू गेट सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, इसको कहता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, and they have given you this reaction. And what is the question asked on this reaction? They ask you hydrogen evolved at NTP. ये पूछा है, ये कितना होगा? इसका वॉल्यूम पूछा है, how much is the volume at NTP पूछा है। Okay, starting from 27 ग्राम of A, इसका मास दिया है 27 का। तो तुमको क्या समझता है स्टोइकियोमेट्री से? ये 2 मोल है तो ये 3 मोल है। That is, you start with 2 mole of aluminium. How much is the volume evolved? 3 into 22.4 है ना? 3 मोल मतलब 3 into 22.4 वॉल्यूम हो जाएगा। तो 27 ग्राम्स के लिए वो वॉल्यूम कितना होगा, ये तुमको बताना। समझ में आया अभी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. ओके। आगे आंसर। स्टोइकियोमेट्री से तुमको दिया ये अगर 2 मोल है तो हाइड्रोजन इवॉल्व 3 मोल है। अभी 27 ग्राम इज हाउ मच? हाँ मैम, 1 आ गया। मोल। तो हाइड्रोजन इवॉल्व 1 मोल से कितना होगा? 1.5 मोल। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोल? 1.5 into 22.4, right? So the volume will be 33.6 liters at STP or NTP. हो गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। आगे बढ़ू?
The next problem is problem number 9. Calculate the mass of iron which will be converted to iron oxide by action of steam. तो इसकी हमको बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. और वो 18 ग्राम लिखो. तो आयन प्लस स्टीम की जो रिएक्शन है मैं लिख देती हूँ. स्टीम इज वाटर एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर और इसमें प्रोडक्ट उन्होंने दिया है Fe3O4 इज द प्रोडक्ट गिवन. एंड व्हाट एल्स इज फॉर्म. इस रिएक्शन में और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है. इज द रिएक्शन. तो इसमें Fe मुझे चाहिए 3, ये हो जाएगा 4, right? And how much will be the hydrogen getting evolved? 4 moles. So is the balancing clear to everybody? अभी पूछते हैं. तो इसमें स्टोइशियोमेट्री से पूछा क्या है. कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन. आयरन का मास शीट और वाटर से कनेक्ट करना है. तो स्टोइशियोमेट्री से समझ में आता है 3 मोल आयरन है तो 4 मोल वाटर. प्रॉब्लम में दिया है 18 ग्राम. मेक इट ग्राम. 18 ग्राम ऑफ स्टील. ये दिया है 18 ग्राम. 18 ग्राम हो गया 1 मोल है ना. 4 मोल से ये 1 मोल हो गया. तो ये कितना मोल होगा. 4 मोल वाटर need 3 mole of Fe. So 1 mole water will need how many moles of Fe? 3 by 4 moles. यहाँ तक समझ में आया. तो Fe के मोल्स कितने होंगे हमको 3 by 4. बस अभी मुझे क्या करना है. ये 3 by 4 मोल्स का 3 by 4 मोल्स Fe का मास कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करूंगी 3 by 4 को 56 जो आयन का ग्राम एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई करूंगी है ना. व्हाट आंसर आई गेट 56 into 3 by 4. 3/4 of 56 is 42 grams. So mass of iron that will react with 18 grams of water is going to be 42 grams. Is that clear? समझ में आया सबको. तो देखो आज मैंने आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया. आगे नहीं पढ़ाया. जितना स्टोइशियोमेट्री किया है लिमिटिंग रिएजेंट तक बस उसी की हमने और थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है ना. राइट. आई जस्ट डिड मोर प्रैक्टिस. तो अभी आपके पास देखोगे तो आपके पास बुकलेट के इतने सारे क्वेश्चंस हैं. वो छोड़ के 5 असाइनमेंट्स मैंने शेयर किए हैं. सो करीबन 200 क्वेश्चंस है सिलेबस वाले. इन्हीं को अच्छे से फिर से रिवाइज करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा. 5 असाइनमेंट मेक्स इट 75 क्वेश्चन. फाउंडेशन बिल्डर के 60 क्वेश्चन एंड ये आगे के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है इन्हीं को रिवाइज करोगे तो बहुत हो गया संडे के एग्जाम के लिए. व्हाट यू नीड इज मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम. जब भी आपने पहले बार सॉल्व किया होगा मे बी यू माइट हैव गॉन रॉन्ग, मे बी यू माइट हैव स्ट्रगल्ड मोर, राइट. So you can try the same problems once again, but try to calculate and tick. सिर्फ आंसर याद करके टिक करने की कोशिश नहीं करना. आप मेथड कैसा करना है इसको रिवाइज करने की कोशिश करना. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो अच्छे से प्रैक्टिस करो. इतना सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा. ये जो सिखाया है ना इसी पे सिंपल सा पेपर आएगा. कोई डिफिकल्ट भी नहीं है. आर यू अवेयर पेपर कैसे आने वाला है आपको?
chemistry 25 questions, physics 25 questions, maths 25 questions. Each question will carry 4 marks. So total marks 300, total time 3 hours, है ना? और हर क्वेश्चन को +4, अगर राइट आया तो +4 और गलत चला गया तो -1. तो केमिस्ट्री के 4 मार्क के 25 क्वेश्चन है. 100 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री है. उसमें 25 में 13 क्वेश्चन होल कंसेप्ट है, 12 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर है. क्लियर? दैट इज पेपर पैटर्न भी बता दिया आपको. ओके मैम. तो दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है. 2-2 चैप्टर चल रहा है तो सभी इसमें इक्वल वेटेज है. ऐसे नहीं कि किसी एक का ज्यादा आएगा. जो 2 चैप्टर चल रहा है दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल आएगा. दोनों को इक्वली प्रिपेयर करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले. ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर संडेज एग्जाम. डू वेल इन योर संडेज एग्जाम. ठीक है, मैम बाय एवरीवन. मैम वो थोड़ा बोलो. मैम 8th क्वेश्चन है ना, Bye, उसमें ma'am. थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम था, तो आप वो थोड़ा मोल का फिर से एक्सप्लेन करेंगे. 8 क्वेश्चन में क्या हो गया बेटा? आपने बोर्ड पे लिखा है ना वो मैम संडे को कितने मार्क्स तो कटे? वो थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना. ये हाँ, नहीं, राइट साइड वाला पार्ट आपने हाइड्रोजन का मोल कैसे रिमूव किया, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. ये स्टोइशियोमेट्री से समझा. एल्यूमिनियम 2 मोल है तो हाइड्रोजन 3 मोल है. हाँ मैम. ये तो बैलेंसिंग से ही आ गया. हाँ प्रॉब्लम में 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है. यस मैम. तो 27 ग्राम्स, ये ग्राम एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का. 27 ग्राम्स मतलब ये 1 मोल. 1 मोल. एल्यूमिनियम के मोल 2 से 1 हो गए, हाफ हो गए. तो हाँ. हाइड्रोजन के भी 3 से कितने होंगे? ओके 1.5. और फिर Okay, मैंने 1.5 मोल का वॉल्यूम निकाला. वॉल्यूम कन्वर्ट कर. ओके मैम. समझ में आया बेटा? हाँ मैम. थैंक यू. ओके. तो और किसी को कुछ पूछना है बेटा? मैम ये हम लोग का संडे को टेस्ट कितने मार्क्स करेगा? 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का पेपर है बेटा. 300 मार्क्स का पेपर. 100 और मैं- physics, 100 केमिस्ट्री और 100 मैथ्स. 25 क्वेश्चन ईच पर सब्जेक्ट. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75. Each time 4 marks plus Ba- 4 minus 1. बायोलॉजी का भी सेम है ना? क्या बोल रहा है? नेगेटिव मार्किंग है? हाँ है ना. कितने बा- मार्क्स बाय- का? क्या बोल रहा है बेटा? कितने मार्क्स का पेपर? 300 मार्क्स. 300? हाँ 100 पर सब्जेक्ट? यस. मैम बायोलॉजी का भी सेम है 25 क्वेश्चंस. बायोलॉजी का नहीं बेटा. बायोलॉजी का नीट का पेपर. अगर कोई मेडिकल का यहाँ पे बैठा है, हाँ मैम मैं हूँ. मेडिकल के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं. बायो के 90 क्वेश्चंस आएंगे. बायोलॉजी मैं बताती हूँ, ध्यान दे. जो जेई मेंस है आपका, जेई में यहाँ पे लिख देती हूँ. तो पेपर के पैटर्न अलग है, सेम नहीं होते बेटा. नीट जो मेडिकल वाला बच्चा है वो नीट की पेपर की पैटर्न में पेपर देगा. और जो आईआईटी वाला बच्चा है वो मेंस के हिसाब से देगा. वो अपना जेई मेंस जो होता है उसमें 3 आवर्स. टाइम इज 3 आवर्स. ठीक है. मार्क्स 300 मार्क्स. टोटल क्वेश्चन 75. ठीक है. 25 ईच. 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स प्लस 4 माइनस 1. और जो नीट का पैटर्न है, तो नीट का पैटर्न टाइम उतना ही 3 आवर्स. मार्क्स 720. नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 180 क्वेश्चंस.
180 क्वेश्चन में 90 बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी जूओ का फर्दर ब्रेकअप, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, और मार्क्स का सिस्टम वही +4 -1. सो एम आई क्लियर? यस मैम. मैम अगर नीट में इतना ज्यादा और जेई में इतना कम? लेवल कम होता है बेटा, क्वेश्चंस आसान होते हैं नीट में, ओके मैम. और बायो में तो कोई सॉल्विंग नहीं है ना, बायो का बहुत फास्ट होता है, 15 मिनट में खत्म हो जाता है बायो. हाँ मैम, याद करने का ही रहता है, वो स्टिक करना रहेगा. वो सब मेंटल है ना, बायो में कुछ कैलकुलेशन नहीं है, तो बायो का जो क्वेश्चन इतने सारे 90 दिख रहे हैं ना, वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारा टाइम मिल जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ये हो जाता है. ठीक है, किसी को? नो मैम. Okay, chalo, bye everyone. See you. Best of luck for your Sunday's exam. Do well. थैंक यू मैम. अच्छे से करो.